अस्सलाम। आज हम इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल का जो हमने लास्ट पे किया था पार्ट 1 उसको कंटिन्यू करेंगे। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कंप्लीट करेंगे। हमने ये देखा था कि एसिटाइल का कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो हमें कार्बन चाहिए उसका सोर्स क्या है, एसिटाइल को है। ठीक है, रिडक्शन कौन कर रहा है, एडिपेशन को, लाइक फैटी एसिड सिंथेसिस की तरह कार्बन एसिटाइल को ही देता जा रहा है और फिर आपने कोलेस्ट्रॉल बनाना है। और लास्ट वीडियो में हमने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर किया था और HMG को एक कैसे बनता है ये देखा था। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने मेवालोनेट बनाया था। अब हम मेवालोनेट से लेनोस्टिरॉल बनाएंगे। मेवालोनेट से लेनोस्टिरॉल बनाएंगे। ठीक, तो मेवालोनेट जो है जो हम लास्ट स्टेप में हमने किया था, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ, रिकैप देती हूँ। HMG को A, ठीक है, उससे जो है वो उसकी रिडक्शन की थी ये लास्ट स्टेप पे, तो CH2OH बना था। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप था। वैसे ही HMG को से ही इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता था, सिर्फ CH2OH बन गया। अब क्या होगा, ये मेवालोनेट कितने कार्बन वाला है, टोटल 6 कार्बन है ना इसमें, 1 2 3 4 5 चेन में और एक ब्रांच है, तो टोटल 6 कार्बन है। इसको दो काइनेज की प्रेजेंस में 2 ATP, ठीक है, इसमें यूज़ करता है। ठीक है, और पायरोफॉस्फेट बन जाता है, 5 पायरोफॉस्फेट मेवालोनेट। ठीक है, 2 फॉस्फेट इधर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट को नोटिस करें, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है। ठीक है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है। अब अभी भी इसमें 6 ही कार्बन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाला CO बॉन्ड, अब इधर फोकस करें, इस COO को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर पायरोफॉस्फो मेवालोनेट जो है वो लूज़ कर देता है और ATP ऐड होता है। फिर ये बनता है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, पहले कितने कार्बन थे, 6। ठीक है, एक कम हो गया, अब कितने बचे, 5। ठीक है, तो अब इसमें आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट जो है IPP, ठीक है, इसे IPP भी बोलते हैं। इसमें 5 कार्बन बचे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये लास्ट पे जो है वो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि आपने एक वो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। और ये पायरोफॉस्फेट जो है डबल बॉन्ड P वैसे ही है। ठीक है, फॉस्फेट के 2 बॉन्ड वैसे ही रहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यही स्ट्रक्चर, कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ रिमूव नहीं हो रहा, ये क्या करता है, रीअरेंज होता है और ये बन जाता है डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं DMPP, डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5। हमने भाई कुछ ऐड नहीं किया, कुछ रिमूव नहीं किया, तो फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो भी कैसे सकती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब आगे जो है ना, ये हमारे पास बन गया डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट। कैसे बना, मेवालोनेट में 2 ATP ऐड हुए तो 5 पायरो फॉस्फो मेवालोनेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, 5 कार्बन रह गए, फिर वो रीअरेंज हुआ, आइसोमेरेज की प्रेजेंस में डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट बना, DMP बना, ये भी 5 कार्बन वाला, कुछ भी नहीं था हुआ। अब आगे जो है ना ये जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अब एडिशन कैसी होगी कि अब ये डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट एक है ना, ये 2 जुड़ेंगे, एक में 5 कार्बन है, 5 5 जमा 10 हो गए। ठीक है, तो जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बन गया 10 कार्बन वाला। ये कंडेंसेशन होती है, ये ज़रूर देख लीजिएगा, हेड टू टेल जो है ना वो कंडेंसेशन होती है। ये MCQ में भी आ सकता है। अब देखें, कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये वाले 5 है, फिर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये वाले 5 एक तरह से। दरमियान में जो था, अब नोटिस कर रहे होंगे कि एक डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट के पास 2 फॉस्फेट थे, तो 2 के पास 4 होंगे और 2 फॉस्फेट जो निकल गए, तो अब ये हेड टू टेल कंडेंसेशन से बन गया। ठीक है, आपको ये बनाने के लिए 2 फॉस्फेट आपने रिमूव कर दिए। और IPP क्या है, IPP ये है आइसोपेंटाइन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये ऐड हो रहा है इसमें, डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट और IPP ऐड हो रहा है और जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बन रहा है 10 कार्बन वाला। ये भी 5 है, ये भी 5 है, 10 कार्बन बन गया, 2 फॉस्फेट आपने निकाल दिए। अब इस जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो कि 10 कार्बन वाला है, इसमें फिर IPP ऐड होगा, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन वाला था, और कितने हो जाएंगे, 10 और 5 कितने हो गए, 15। ठीक है, तो फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा 15 कार्बन वाला। ठीक है, और इसमें देखें, अब ये इसके 2 फॉस्फेट इसके पास है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के पास, और 2 फॉस्फेट ये लाएगा आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना वो हमें हेड टू टेल कंडेंसेशन करनी है, तो ये 2 फॉस्फेट इसके निकाल देने हैं। ठीक है, तो 2 फॉस्फेट निकल गए, तो टोटल हमारे पास कितना, 10 और 5 जमा 15 कार्बन वाला एक कंपाउंड बन गया, जिसमें हमने 2 फॉस्फेट निकाल दिया IPP ऐड करके। ठीक है, ट्रांसफरेज के प्रेजेंट, ट्रांसफरेज क्या होता है, बस ये नाम ही जाहिर करें, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अभी तक तो कुछ मुश्किल नहीं चल रहा।
स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, स्ट्रक्चर्स नहीं करने होते, नाम ही करने हैं, ठीक है। अब ये फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन वाला है? 15 कार्बन वाला। इसमें एक और फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा। देखो हमें चेन को जोड़ना है। कोलेस्ट्रॉल क्या था? कोलेस्ट्रॉल ये था, ठीक है, जिसमें ABCD मतलब कि ये 4 रिंग्स थी। फिर उसके बाद 17 पे 8 कार्बन की एक चेन अटैच थी, 3rd पे OH ग्रुप था, 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड था। हम ये बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें पहले तो एक स्ट्रेट चेन वाले इतने कार्बन चेन चाहिए ना जितने कार्बन इसमें हैं। उसके बाद हम उसको साइक्लिक वगैरह कर लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड वगैरह ऐड कर लेंगे। तो ये वो स्टेप चल रहा है। अब हम यहाँ पर जो है ना वो फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट जो है, इसमें एक और फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा, ठीक है। कार्बन ऐड होते जा रहे हैं, 15 और 15 कितने हो गए? ठीक है 30। फॉर एग्जांपल आप एक दीवार बनानी है तो आप ईंट से ईंट जोड़ते जा रहे हो, ठीक है, और एट द एंड ये पूरी जो ईंट है वो क्या, एक दीवार खड़ी हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। आप कार्बन से कार्बन जोड़ते जा रहे हो और एट द एंड आपके पास पूरा कोलेस्ट्रॉल तैयार हो जाएगा। सिर्फ नेम जो है वो देखिए इसमें। अच्छा, अब इसमें फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट ऐड करना है, और वही मैंने आपको बताया जो है वो है, यहाँ पे जब कंडेंसेशन होगी तो एंड वाले 2 फॉस्फेट जो निकलते जाएंगे, 2 फॉस्फेट निकले उस तरह से। फिर ये बहुत स्टेप्स जो है वो हमें एंड पे हमने बनाना क्या, स्क्वेलिन। जब ये बन जाते हैं स्क्वेलिन, ये आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये थोड़ा थोड़ा अब लग रहा है ना कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था लग रहा है, कोलेस्ट्रॉल जैसा थोड़ा लग रहा है। स्टार्टिंग पे देखें तो बिल्कुल वो एक नहीं था स्ट्रक्चर। ये पहला नॉन साइक्लिक प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, और पहला मैंने बोल दिया। अच्छा, फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट निकले, उसके बाद ये स्टेप जो करता रहेगा। स्क्वेलिन बनाना है, स्क्वेलिन 15-15 30 कार्बन वाला होगा, ठीक है, और इसके एंजाइम का नाम क्या, स्क्वेलिन सिंथेज। सिंपल सी बात है, जो बनाना है सिंथेज बनाने वाला स्क्वेलिन, स्क्वेलिन को बनाने वाला और NADPH जो है ये यूज़ होगा रिडक्शन के तौर पे, ठीक है। स्क्वेलिन सिंथेज बन गया स्क्वेलिन। अब स्क्वेलिन के बाद जो है ना हम लेनोस्टेरॉल पे आ जाएंगे। लेनोस्टेरॉल से आगे कोलेस्ट्रॉल का काम आसान है। स्क्वेलिन जो है ये क्या करेगा, स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज और लेनोस्टेरॉल सिंथेज, ये 2 एंजाइम्स जो है ना यहाँ पे ये स्टेप्स चलते हैं, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑक्सीजन यूज़ करनी है, NADPH यूज़ करना है, ठीक है। स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज ऑक्सीजन को यूज़ करके, और ये NADPH जो है वो अपना हाइड्रोजन यूज़ करके। देखो अब वो यहाँ पे क्या था, सबसे पहली बात कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, स्टीरोल अल्कोहल है, 3rd पे OH ग्रुप लगा होता है। तो अब ये जो OH ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा स्क्वेलिन पे, ये देखें, और ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया। पहले साइकिल नहीं था, देखिए यहाँ से खुला हुआ है साइक्लिक नहीं था, लेकिन लेनोस्टेरॉल क्या हो गया, साइक्लिक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टीरॉल इससे बोला ये, और ये कौन से कार्बन, कितने कार्बन है इसमें, 30 कार्बन। कार्बन तो हमने छेड़े ही नहीं ना, हमने तो सिर्फ उसमें क्या किया, मोनोऑक्सीजनेज और NADPH से रिडक्शन की है, और OH ग्रुप वगैरह ऐड करवाया। अब इसमें लेनोस्टेरॉल, ये आपको लग रहा है कि येस अब हम मूव कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। इसमें और कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है, सिर्फ इसमें जो है वो कुछ चीज़ें करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3rd पे OH है, ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है कार्बन चेन की वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, 8 कार्बन वाली। इसके अलावा इसमें डबल बॉन्ड थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल में जो डबल बॉन्ड थे वो कहाँ पे थे, 5 और 6 के दरमियान थे, और कहीं नहीं था। तो अब हमने इसको उस तरह से चेंज कर लेना, मतलब थोड़ी बहुत मुरम्मत करके अब उसको फाइनल शेप दे देनी है ठीक है। और वो मुरम्मत के लिए हमें चाहिए क्या होता है, ये मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या, लेनोस्टेरॉल को कोलेस्ट्रॉल में करने के लिए हमें साइड चेन जो है ना वो लेनोस्टेरॉल की लंबी है, उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, और मिथाइल ग्रुप्स जो एडिशनल ऐड है उनको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, और साइड चेन शॉर्ट करनी पड़ेगी, मिथाइल ग्रुप में रिडक्शन करनी पड़ेगी कुछ डबल बॉन्ड की, और कुछ माइग्रेशन और डबल बॉन्ड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके अब लेनोस्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, वो चेंजेस ये। अच्छा बस ये बाकी मैंने आपको सारा बता दिए, वो फिगर को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये देख लीजिए कि फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट जो है, जो 15 कार्बन वाला हमने प्रोडक्ट करा था, जिसको हमने 2 फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट जोड़ के तो स्क्वेलिन बनाया था, फिर स्क्वेलिन से लेनोस्टेरॉल बना था। उस फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट की मैं बात करूँ, ये कोवलेंटली अटैच होता है प्रोटीन्स के साथ, इस प्रोसेस को प्रीनाइलेशन कहते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और यस, यहाँ से और जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ये स्मिथ लैंगली ऑपेट सिंड्रोम, ठीक है, SLOS। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ये जो स्टेप है ना लेनोस्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल बनने वाला, ये मल्टी स्टेप है, इसको आप हार्डवर्ड में देखिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसके स्टेप्स जो है वो दिख जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे तो ऐसे सिंपल है, लिपन कर्ड में इसके ऐसे कर लें। अच्छा, तो ये यहाँ पे चाहिए था लेनोस्टेरॉल को कोलेस्ट्रॉल में करने के लिए, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ना ये रिड्यूस करता है डबल बॉन्ड को, ठीक है, जो हमें लेनोस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल के जो चेंजेस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखने कौन कौन से चेंजेस हमें करने होते हैं। तो ये जो है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज हमें वहाँ चाहिए था। तो इस डिजीज़ में ना ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो इसका क्या मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा,
जब वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो अब आप जो है ना वो इम्पेयर्ड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है ना वो इसमें देखोगे। ठीक हो गया। अब हम देखें कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन कैसे होती है। कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों है, ये 5 जो है वो इसके वेज हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है HMG को ए रिडक्टेज जो है ना एंजाइम, यही वो रेगुलेटेड स्टेप है जिसको हमने छेड़ना है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पहली वीडियो में कि HMG को ए रिडक्टेज जो है इसी को हमने चेंज करना है या जो भी करना है तो हमारे पास जो है सारा कुछ आएगा। इसको रोक दो, इसको ज़्यादा कर दो, कोलेस्ट्रॉल अगर कम है तो इसको जो है वो इसकी सिंथेसिस ज़्यादा कर दो और ये स्टेप्स जो है वो आगे ज़्यादा हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस अगर कम है तो इसको ज़्यादा कर दो, ज़्यादा तो कम कर दो। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। अब ये होता क्या है, ये देखें, ये इस डायग्राम से देखें, ये मैंने जो ड्रॉ किया अगर ये आपको समझ आए आ जाएगी इंशाल्लाह। एक प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है स्टीरोल SREBP, इसका इट स्टैंड फॉर स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये जो है ना क्या करता है, ये एक प्रोटीन से अटैच होता है जिसका नाम है स्कैप। ठीक है, स्कैवेंजर प्रोटीन। अब यहाँ पे ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। ये होता ये है कि जब स्टीरोल ज़्यादा होगा ना, देखो पहले तो हम देखते हैं अगर तो स्टीरोल लो होगा या स्टीरोल ज़्यादा होगा तो क्या होगा। स्टीरोल अगर कम है ना तो ये जो SREBP प्रोटीन है ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको दिखाया उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आर पार गुजरी है, ये प्रोटीन क्या करेगी, ये यहाँ से ना मतलब कट होगी और कट होकर जाके चली जाएगी गोल्जी प्लेटलेट्स के पास और DNA इसको कहेगी कि तुम ना एंजाइम जो है उसकी सिंथेसिस ज़्यादा कर दो। ठीक है, तो एंजाइम ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। ठीक है, हम किस स्टेप की बात कर रहे हैं, हम बात करें HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम की जिसको रेगुलेट करके या कम करके हम कर सकते हैं काम। ठीक है, अगर स्टीरोल, ये देखें अगर तो स्टीरोल जो है वो कम है तो ये मैंने 2 सीजर्स बनाए हैं। ठीक है, अगर स्टीरोल कम है तो फिर ये प्रोटीएज जो है ना वो इसको क्लीव करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये। ठीक है, और ये गोल्जी प्लेटलेट्स में इसको भेजेंगे, वहाँ से ये न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के पास जाके ना ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर से कहेगा DNA को कहेगा, ये DNA को कहेगा तुम जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन करो, RNA बनाओ, प्रोटीन बनाओ। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं ना, तो फिर ये एंजाइम की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा और टारगेट प्रोटीन जो है उसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा होगी। ये है हमारा स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो SREBP से कर रहा है। अब जो स्कैप है, ठीक है, ये क्या करते हैं स्कैवेंजर, अगर तो ये देखें स्टीरोल अगर हाई है, ये तो तब मैंने बताया अगर स्टीरोल कम है तो ज़्यादा कैसे करना है। अगर स्टीरोल हाई है तो इट बाइंड्स टू स्टीरोल सेंसिंग डोमेन ऑफ स्कैप। स्कैप जो है ना प्रोटीन, ये इसकी एक डोमेन होती है जहाँ पे स्टीरोल जो सेंस करती है कि बॉडी में स्टीरोल ज़्यादा है कि कम है। ये अगर स्टीरोल हाई है ना तो ये उस डोमेन पे जाकर ना अटैच हो जाएगा, स्कैप को बताएगा कि बॉडी में स्टीरोल बहुत ज़्यादा है, नुकसान हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, कोई भी डैमेज हो सकता है, तो तुम ना अब ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बॉडी में कम कर दो। पहले ये बंदा जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ले रहा है डाइट में, तो अब ये उसकी एक्सरसाइज पे जाके लग जाएगा। ठीक है, अब उससे क्या होगा, ये एक और प्रोटीन से अटैच होता है IN6 से। ठीक है, और ये वाला जो स्टेप है ना जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएगा DNA को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ये जाते हैं तो DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो इस चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं ना, इस प्रोसेस को सब समझने हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह रहे हैं। तब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना ये इसको अपने पास रखेगा, उसे कहेगा कि खबरदार जो तुम DNA के पास गए, पहले ही बॉडी में DNA कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है इसलिए तुम बच जाओ। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे सारा। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हो गई फर्स्ट स्टीरोल और स्कैप से कैसे होती है। अब हम चलते हैं स्टीरोल एक्सेलरेटेड एंजाइम डिग्रेडेशन। अगर बॉडी में स्टीरोल ज़्यादा हो ना तो ये पता क्या करता है, ये कहता है एक तो होता है एंजाइम को इनहिबिट करना और एक चीज़ होती है प्रोटियोलाइसिस करवा देना। तो ये क्या करेगा, ये जाकर ना HMG को ए को उसकी प्रोटीन लाइसिस तोड़ना, उसको तोड़ देगा। ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन करवा देगा, यूबिक्विनेशन करवा देगा। ये आपके फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रोटियोलाइसिस करवा देते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन वगैरह, यूबिक्विनेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। एक तो हमने किससे पढ़ी, SREBP से, स्कैप से देखी कि कैसे रेगुलेट हो रहा है, कि वो एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जिसके तहत DNA जो है वो इस एंजाइम का सिंथेसाइज कर रहा है या नहीं सिंथेसाइज कर रहा। दूसरा हमने देखी कि अगर तो ये बॉडी में ज़्यादा है तो फिर स्टीरोल जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करवा रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो ये स्टीरोल इंडिपेंडेंट फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन। HMG को ए जो है ना ये एंजाइम रिडक्टेज, हर एंजाइम जो है वो डिपेंड करता है अपनी एक्टिविटी पर ना। अगर ये फॉस्फोराइलेट होना, इस पर फॉस्फेट ऐड हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है, तो ये ऐसे का एंजाइम है। ठीक है, और अगर ये डीफॉस्फोराइलेट हो जाए ना तो ये एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र है। अब HMG को ए रिडक्टेज जो है वो फॉस्फेट के साथ लग के, इस फिगर को देखें, फॉस्फेट के साथ लग के क्या होता है, इनएक्टिव होता है। HMG को ए रिडक्टेज से अगर फॉस्फेट को हटा लिया जाए तो ये एक्टिव हो जाता है।
अब आपको पता है फॉस्फेट अगर ऐड करवाना है तो क्या चीज़ होनी चाहिए, काइनेज ऐड करवाता है और रिमूव कौन करवाता है, फॉस्फेटेज। काइनेज ऐड करवाता है, फॉस्फेटेज रिमूव करता है। कुछ प्रोटीन फॉस्फोलाइलेट होने से एक्टिव होती है, कुछ इनएक्टिव होती है। फिर बस इसकी हम बात कर रहे हैं HMG को रिडक्टेज, ये फॉस्फेट के ऐड होने से इनएक्टिव होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि अब देखो AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है ये ATP का यूज़ करेगा, ADP बनाएगा। इससे क्या होगा, HMG को रिडक्टेज जो है वो फॉस्फोलाइलेट हो जाएगा और फिर इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। अब इसके अलावा एक दूसरे एंजाइम है प्रोटीन फॉस्फेटेज, या क्या करेगा, ये फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। इस फॉस्फेट को कहेगा दफ़ा हो जाओ, मुझे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाना है। तो HMG को रिडक्टेज जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, अपना काम करेगा। HMG को मेवलोनेट में कन्वर्ट करता है ये, तो वो करेगा। ये तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था HMG को मेवलोनेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मेवलोनेट में कन्वर्ट करेगा। मेवलोनेट से आगे आपको पता है ये वाले स्टेप्स सारे। मेवलोनेट से बनेगा क्या, स्क्रीन, फिर लैनोस्टिरॉल और फिर कोलेस्ट्रॉल। तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा ये इधर जो इन्होंने बनाया ना, ये जो मैंने आपको ये डायग्राम बताई है ना, ये सेम बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। SR EBP और स्कैप प्रोटीन जो है ये किस तरह से जो है वो मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो भेज रही है DNA के पास जब स्टिरॉल कम है। और फिर जो है ये देखिए मैसेंजर RNA बन रहा है, मैसेंजर RNA इधर आएगा और फिर उसके बाद ट्रांसलेट करके एंजाइम बना देगा। ठीक है, ये वही चीज़ होगी। ये हो गया एक। दूसरी है एक हार्मोनल रेगुलेशन। अब देखें, अगर एक बंदा ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, ठीक है, उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या होगा, अब उसकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो एक्सेस एनर्जी है ना, तो हमारी बॉडी इसको क्या करती है, इंसुलिन जो है ना हार्मोन ये आता है। इंसुलिन हार्मोन कहते हैं ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ना डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। ये बहुत डैमेजिंग मैंने वर्ड यूज़ किया शुगर, नॉर्मली ये यूज़ करता है, नॉट मेडिकल टर्म बट मैं पेशेंट से तो हम यही सुनेंगे। तो इंसुलिन जो है ना वो आता है, ग्लूकोज को कहता है तुम ना बस कहीं किसी भी जगह चले जाओ और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें इस बॉडी में नहीं रहना। और उसे कहता है कि चलो तुम कोलेस्ट्रॉल जो है ना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपने फैटी एसिड खाया है, आपने कोई भी चीज़ जो है वो आप डाइट में ले रहे हो, मैं डाइट का वर्ड ही लिखती हूँ प्रॉपर, वो ज़्यादा प्रॉपर लगती है। ठीक है, तो वो इससे क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड इस तरह की चीज़ों में बनाने में यूटिलाइज़ कर देता है, उसे ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज देता है। ये सारे इंसुलिन के काम होते हैं जो आपने बचपन से पढ़े हैं, मतलब मैट्रिक्स से तो पढ़े हैं। तो HMG को रिडक्टेज जो है ना, इसमें क्या होता है, अगर इंसुलिन आएगा ना तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इंसुलिन फेवर करता है डीफॉस्फोराइलेशन को और एक्टिव करता है इस एंजाइम को। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एंजाइम को एक्टिव करना है तो हमें क्या करना है, उसको डीफॉस्फोराइलेट करना पड़ेगा। ये फॉस्फेट से इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब इस स्टेप को ना प्रोटीन फॉस्फेटेज जो इस एंजाइम को एक्टिव कर रहा है डीफॉस्फोराइलेट करके, इंसुलिन इस स्टेप को क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन, ये कब आता है, जब ब्लड में ग्लूकोज कम होता है तब आता है ना। अब बॉडी में पहले ही एनर्जी कम है तो तुम कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बनाई जा रहे हो, तो बॉडी बोलेगा, ये बॉडी को आके कहेगा कि भाई बॉडी में ना ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो तुम जो है ना जितने भी रूट्स हैं ना उसको चेंज करके ग्लूकोज सिंथेसाइज कर दो। तो ग्लूकागोन क्या करेगा और एपिनेफ्रिन ये ऑपोजिट इफेक्ट करेंगे, ये ना इस एंजाइम को क्या कर देंगे, फॉस्फोलाइलेट कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रोक देंगे। ये मैंने बहुत जनरल से बातें की हैं कोलेस्ट्रॉल वाले की इस तरह से। एक्चुअली हमारी बॉडी में होना ये होता है कि इंसुलिन वगैरह हर वो स्टेप करती है जिसने ग्लूकोज को कम करना होता है या बॉडी में जो है ना वो एनर्जी को स्टोर करना होता है, आप यूँ समझिए। और ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन आप फैटी एसिड सिंथेसिस में भी देखेंगे ना, या कहीं भी इसको देखेंगे तो ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन जो इनका काम ये होगा कि ये उस एनर्जी को यूज़ करने में ला रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन होती है और बॉडी में जो है वो हर चीज़ फिर होम्योस्टेसिस में रहती है, एक प्रॉपर बैलेंस होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको इसको। इसके अलावा हम ना ऐसा भी करते हैं, देखो अगर एक बंदे ने कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो अब हम ड्रग्स देते हैं। ठीक है, वो ड्रग कुछ दवाई देते हैं। ठीक है, वो ड्रग जाके क्या करेगी, उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसे रोक देगी। अब मैंने आपको ये बता दिया कि पूरे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस मैंने जब आपको समझाया, मैंने बता दिया एक ही स्टेप है जिस स्टेप को हम रेगुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो स्टेप कौन सा है वो मैंने आपको बताया था कि वो स्टेप है ये, जिसकी हमने अभी इतनी देर से बात की कि HMG को मेवलोनेट में कन्वर्ट करना, और इस एंजाइम का नाम HMG रिडक्टेज। इसी को छेड़ के ना हम जो स्टेप है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो HMG रिडक्टेज एंजाइम जो है इसका सबस्ट्रेट कौन है, HMG को रिडक्टेज करना है तो सबस्ट्रेट कौन होगा, HMG ही होगा। ठीक है, और उसको मेवलोनेट में कन्वर्ट करेगा। तो इससे हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एंजाइम का ना कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बॉडी में भेज दें। ठीक है, वो जाके इस एंजाइम को ब्लॉक कर दे या कुछ भी ऐसा कर दे। तो ये ड्रग्स के नाम क्या क्या है, तो फिर ये इनहिबिट कर देगा। एटोर्वास्टेटिन, फ्लावास्टेटिन, लोवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन। ठीक है, ये सारे नेम्स लिख लीजिए।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नेम्स जो है ना, ये ड्रग्स के हैं, ये स्टैटिन ड्रग्स जो है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं या एनालॉग होते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये HMG है, इस तरह का है। ये प्रावास्टेटिन है जो इनहिबिट करती है इसके एंजाइम को। HMG को ए रिडक्टेज है ना, इसको लेना अपनी बाइंडिंग साइड में ना, इसको जोड़ना और इसको कन्वर्ट करना मेम्ब्रेन में। अब देखें जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना प्रावास्टेटिन का, ये इससे मिलता जुलता है, इससे एनालॉगस है। तो वो एंजाइम धोखा खा सकता है कि मेरा अपना कौन है पराया कौन है, और हो सकता है वो HMG के बजाय जो है ना वो प्रावास्टेटिन को तरजीह दे दे और इसको अपने साथ अटैच कर लें। कितनी बुरी बात है। कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेशन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेशन बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम ना कोलेस्ट्रॉल को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहली बात। तो हम क्या करेंगे कि स्टेरॉइड जो है ना, इसको बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत जो स्टार्ट पे मैंने आपको ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको डायग्राम बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल जब लीवर के पास आ रहा है तो उसके बाद उसको किस तरह से रूट कर सकता है, बाइल एसिड में, बाइल सॉल्ट्स में, ठीक है, बाइल में या BLDL में, ठीक है। ये बहुत सारी बातें आप दोबारा आ गई, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको समझ आई होगी। बाइल से बाइल सॉल्ट जो इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, वहाँ से जो है वो फीसेस के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ लक।